Hello friends, welcome to The Hindu Today editorial analysis. Today at the 1st August of 2023 we will discuss the editorial of The Hindu. तो आज 1 अगस्त को हम द हिंदू के एडिटोरियल को एनालिसिस कर रहे हैं। तो आपका हमारे चैनल सत्यवान आनंद में स्वागत है। तो आइए डिस्कस करते हैं द हिंदू को। द हिंदू में जो आज आर्टिकल आए हैं, जो 4 आर्टिकल हैं मेन, उसमें से देखा जाए तो एक आर्टिकल जो है आर्टिकल 370 जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख से रिलेटेड है, जो लद्दाख या नया यूनियन टेरिटरी हो गया तो उससे अलग हो गया, तो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, उसी से संबंधित एक आर्टिकल है। इसके पीछे का कारण क्या है? जैसा कि आज 1 अगस्त है और कल 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस केस की जो एब्रिगेशन किए गए थे उसको 2019 में 5 अगस्त 2019 को उसको एब्रोगेट किया गया था। उसी से संबंधित जो है केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ था और उसी केस की आज नहीं कल सुनवाई शुरू होनी है। तो उसी के रेफरेंस में आज एक आर्टिकल आया है कि जो आर्टिकल 370 है उसके क्या क्या प्रो एंड कॉन्स हैं, उसके क्या क्या फीचर हैं, उसमें क्या क्या संभावनाएं बनती हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर एक नया यूनियन टेरिटरी बनाया गया है विथ लेजिस्लेचर, यानी वहाँ पर दिल्ली और पांडिचेरी की तरह लेजिस्लेचर भी होंगे, मुख्यमंत्री चुने जाएंगे, विधायक और मुख्यमंत्री चुने जाएंगे। लेकिन लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी है, विदाउट लेजिस्लेचर है। तो अगर देखा जाए तो 5 अगस्त को जो है अचानक में कुछ ऐसा हुआ था 2019 में, एक सिस्मिक इवेंट की तरह हुआ था, भूकंप की तरह आया था कि किसी को पता नहीं चला और अचानक में 378 एब्रोगेट हो गया था। तो अगर देखा जाए इसके कुछ पीछे के जो जुडिशियल या मैटर हैं उसी को लेकर के चर्चा चल रही है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब वो आया था तो उस समय वहाँ पर कोई मुख्यमंत्री नहीं था, वहाँ प्रेसिडेंट रूल था। और प्रेसिडेंट रूल के रहते हुए क्या होता है, जब प्रेसिडेंट रूल होता है तो गवर्नर उसका सर्वेसर्वा होता है और गवर्नर जो है राष्ट्रपति के आधार पर, राष्ट्रपति के द्वारा एक नियुक्त पर्सन है, इसी के आधार पर वो वहाँ पर शासन करता है। तो अगर देखा जाए तो वहाँ पर जैसे हुआ था तो बहुत सारी चेंजिंग आई थी। वहाँ जो सिविल लिबर्टीज है, जो जनता के कुछ अधिकार हैं, उनमें बहुत ज़्यादा लिमिटेशन लगा दिए गए थे। तो इन सब चीज़ों पर कोर्ट जो है देखेगा। लेकिन कोर्ट पहले ही कह चुका है कि वो वहाँ के जो कॉन्सिक्वेंसेज क्रिएट हुए, मतलब 370 के चेंज जो हुआ, एब्रोगेशन हुआ, उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज क्रिएट हुए उनको वो नहीं चेक करेगा कोर्ट पहले सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। वो क्या देखेगा कि लीगैलिटी क्या है। जब 370 हटा तो क्या वो कानूनी प्रक्रिया के तहत था, क्या संवैधानिक प्रक्रिया के तहत था या नहीं था, वो संविधान का उल्लंघन करता है या उसके साथ वो है। जैसे वेदर एज ए मैटर ऑफ लॉ द डिसीजन मेड ऑन आर्टिकल 370 आर अल्ट्रा वायर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कानून के सम्मत है या उसके खिलाफ है, इस आधार पर ही उसकी जो है सुप्रीम कोर्ट विवेचना करेगा। अगर आगे देखें एन इंस्ट्रूमेंट विथ क्वालिफिकेशंस, जब भारत 1947 में अंग्रेज़ों के पॉलिटिकल सिस्टम से आज़ाद हुआ, भारत कभी गुलाम नहीं था, भारत के यहाँ के जो प्रशासन है वही गुलाम थी। तो जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय हमारे पास कोई संविधान था नहीं। तो उस समय ये डिसाइड किया गया था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उसी को अंतरिम गवर्नमेंट जो है तब तक अडैप्ट की रहेगी जब तक कि नया कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं लिया जाता है। साथ ही साथ प्रिंसली स्टेट को ये अधिकार दिए गए, वो भारत में, पाकिस्तान में जा सकते हैं या चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं। तो लगभग जो है 564 रियासतें भारत में सम्मिलित हुई थी। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर भारत में सम्मिलित नहीं हुआ था। बाद में जूनागढ़ जो है वहाँ प्लेबिसाइड के जनमत संग्रह कराया गया, उससे हुआ, और पुलिस फोर्स का प्रयोग करके हैदराबाद को जो है भारत में मिलाया गया था। और पर जम्मू एंड कश्मीर जो है भारत में सम्मिलित नहीं हुआ। उसने कहा कि हम नया देश बनेंगे। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, कुछ समय बाद अक्टूबर 1947 या 48 में वहाँ पर क्या होता है, पाकिस्तानी आर्मी जो है हमला कर देती है और उस पर कब्जा करने की कोशिश करती है। बहुत सारे पोर्शन जो कि आज हम जानते हैं POK है, कब्जा भी कर लिया और बहुत ज़्यादा बलात्कार हुआ, हत्याएँ हुई, बहुत भयंकर जो है निरहंस विभत्स दुर्घटनाएं की गई। उसके बाद से जम्मू कश्मीर का जो राजा था हरी सिंह, वो भारत में आया और कहा कि हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करना चाहते हैं, भारत में विलय करना चाहते हैं।
तो उसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से वो भारत में सम्मिलित हुआ, परंतु पीओके जो आज है वो हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर के राजा का था और वो भारत में सम्मिलित हो गया। तो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन के अकॉर्डिंग वो भारत का है, लेकिन पाकिस्तान का आज भी उस पर कब्जा है। तो इसी को लेकर के 370 में कुछ मामले हैं। अब यहाँ पर मामला ये रहता है, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ तो उस समय ये कहा गया था कि कौन कौन से जो है सूची होगी, कौन कौन से विषय होंगे, सब्जेक्ट होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरटेन करेगी और कौन से होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट करेगा। तो उस समय ये कहा गया था कि एक्सटर्नल अफेयर, डिफेंस और कम्युनिकेशन वाला जो सिस्टम होगा ये यूनियन गवर्नमेंट हैंडल करेगी। इसके अलावा जो भी अन्य चीज़ें होंगी, जो भी अन्य सब्जेक्ट हैं, जैसे फॉरेस्ट है, एजुकेशन है, लेबर है, हेल्थ है, लैंड है, लॉ एंड ऑर्डर है, एट्सेट्रा, हमारे 7वीं सूची में यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई हैं। उनमें से कहा गया कि जो यूनियन के पास सिर्फ 3 मैटर होंगे, एक्सटर्नल, डिफेंस और कम्युनिकेशन, अदर सभी मैटर स्टेट गवर्नमेंट के पास होंगे। तो वेयर पार्लियामेंट इंटेंडेड टू लेजिस्लेट ओवर एरिया अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इट कुड डू सो बाय कंसल्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट। तो साथ ही कहा गया अगर कोई ऐसा मामला बनता है जहां पार्लियामेंट को आवश्यकता पड़े कि लेजिस्लेट करे, वहां पर नए कानून बनाए, तो उससे वहां के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को या स्टेट गवर्नमेंट को एग्रीमेंट करना होगा, उसके साथ सहमति बनानी होगी। तो ऐसा जो है एक कहा गया था। और साथ ही साथ इसमें कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक बनाई गई, जो कि वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर का अलग संविधान बनाया गया और उस संविधान में ये कहा गया था जो जम्मू एंड कश्मीर है इट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 1 जो भारत का कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत, उसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर का जो संविधान था 1957 में बनकर तैयार हुआ, उसमें भी कहा गया है आर्टिकल 1 में कि जम्मू एंड कश्मीर इज़ द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द इंडिया। तो वहाँ पर 2 ही क्लास थे जो भारत का संविधान का आर्टिकल 1 है और आर्टिकल 370, यही 2 ही आर्टिकल ऐसे थे जो जम्मू एंड कश्मीर पर अप्लाई होते थे। लेकिन हम जानते हैं 1957 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है अपना काम पूरा कर लिया और उसके बाद से वो डिसबैंड हो गई, उसे कॉन्स्टिट्यूंट को जो है लेजिस्लेटिव असेंबली ने रिप्लेस कर दिया। अब वहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी पावर थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की या उसमें चेंज करने की, वो तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की थी, लेकिन अब वो तो भंग हो चुकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो भी पावर है या तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैंडल करेगी या कोई पावर किसी के पास नहीं होगा। तो 370 के बारे में भी कहा गया था कि जो भी पावर होगी स्टेट के पास होगी, लेकिन 370 में कुछ ऐसे क्लाज रखे गए थे जिसमें राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कुछ पावर थे। उन्हीं पावर का प्रयोग करके राष्ट्रपति ने उसमें चेंजिंग किया था। अब बात यह आती है जब 370 में चेंजिंग किए गए, यूनियन गवर्नमेंट ने किया, तो एक्चुअल में पावर तो था स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो फिर राष्ट्रपति ने ऐसा क्या कर दिया। तो एक्चुअली हम जानते हैं कि 370 में जो है केंद्र सरकार के ऊपर लिमिटेशन लगाती थी, लेकिन आर्टिकल 367 जो है उसमें कुछ ऐसे चीज़ें मेंशन हैं जिसका प्रयोग राष्ट्रपति ने किया। तो अगर हम देखे जाए तो राष्ट्रपति ने डायरेक्ट उसका अपने उस अधिकारों का प्रयोग करके आर्टिकल 370 में चेंजिंग कर दिया। जैसा कि देखा जाए तो 370 कहता क्या है, नहीं सॉरी, आर्टिकल 367 क्या कहता है, 367 comprises a set of general rule for interpreting the constitution. It was this article that the president order on August 5th 2019 amended with a view to transforming the existing status of the J&K। तो आर्टिकल 367 में कहा गया है कुछ इंटरप्रिटेशन का पावर राष्ट्रपति को दिया गया है कि अगर कुछ विशेष परिस्थितियों में कर सकते हैं, उन्हीं परिस्थितियों का प्रयोग करके उन्होंने किया, उसके एक क्लाज का प्रयोग किया 367 का, और वहाँ से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है एक्चुअल में वहाँ पर थी नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उस समय वहाँ पर जो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। जब राष्ट्रपति शासन है तो पूरी पावर आ गई पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट ही वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई जम्मू एंड कश्मीर की। अब उसके पास पूरा पावर आ गया, उसका पूरा पावर ट्रांसफ़र हो गया पार्लियामेंट को। तो राष्ट्रपति ने अपने पावर का प्रयोग करते हुए उन्होंने 367 के जो है इंटरप्रिटेशन का प्रयोग करते हुए उन्होंने आर्टिकल को 370 को एब्रोगेट कर दिया और उसके साथ जो है फिर ये चेंजिंग हो गई। अगर हम बात करें जो 370 है, जब जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसके जो ड्राफ्टमैन थे एंगर जो है, उन्होंने कहा था कि इसमें जो है
कुछ ऑब्लिगेटरी चीज़ें हैं जो एब्रोगेट नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो प्री कंडीशंस हैं और उसमें कुछ चेंजिंग ऐसा नहीं है कि वो अंतिम है। आगे देखा जाए द कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर। अब इसमें देखते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है उस समय लेजिस्लेटिव असेंबली तो थी नहीं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है भंग थी, पूरा पावर आ गया राष्ट्रपति के पास। तो वहाँ पर जो है राष्ट्रपति ने ये डिसीजन लिया कि हम उसे 6 अगस्त से सारे जो है कुछ क्लाज को उन्होंने चेंज कर दिया कि अब वो ऑपरेशन में नहीं रहेंगे। ऑपरेशन में नहीं, एक्चुअल में क्या है 370 हटा नहीं है, ये बात ध्यान रखने वाली। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर मीडिया में गलतफहमी में रहते हैं कि आर्टिकल 370 हट गया है, आर्टिकल 370 खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। उसमें चेंजिंग किए गए हैं, बहुत सारे क्लाज में को डिलीट किया गया है, बहुत सारे चेंजिंग किए गए हैं, लेकिन वो आर्टिकल 370 आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अब मामला ये आता है जो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर गए हैं, केस फाइल किए हैं, वो किस बेस पर फाइल किए हैं। एक्चुअल में देखा जाए वहाँ पर जो कुछ भी हुआ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर एक्चुअल में प्रेसिडेंट रूल लागू था, तो पूरी पावर जो है गवर्नर के हेल्प से राष्ट्रपति शासन चल रहा था। तो वहाँ पर एक्चुअल में पूरा पावर ट्रांसफ़र हो गया था यूनियन गवर्नमेंट के पास, यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास। तो पूरा डिसीजन वहीं से लिया जा रहा था। तो अब समस्या ये आ गई, उनका कहना है जो पिटिशनर हैं कि यहाँ पर एक पर्सन मतलब राष्ट्रपति या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पर्सन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो है जनता से कोई, यहाँ जो जनप्रतिनिधि है उनसे तो कुछ नहीं कहा गया, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे कोई सलाह नहीं लिया गया, उनसे कोई इलेक्शन या वोटिंग नहीं कराई गई। तो उनका सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर ने यही कहा है कि ये जो है डायरेक्ट जो है चेंज कर दिया गया है और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के खिलाफ है, क्योंकि हमारा देश रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। इस बात पर वो लोग कोर्ट में गए हैं। आगे देखा जाए तो ओवरराइडिंग प्रोविज़न जो किए गए हैं उसमें वो स्टेट असेंबली में वो जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ और राष्ट्रपति के पावर के साथ कुछ चीज़ें कॉन्करेंस थी। जो आर्टिकल 370 का क्लास 3 था उसी कॉन्करेंस का प्रयोग किया है राष्ट्रपति ने। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट में अब पिटीशन दायर हुए हैं, जो वहाँ पर बहस होगी, वो एक्चुअल में क्लास 3 पर ही चलने वाली है कि कितनी पावर राष्ट्रपति के पास थी, कितनी जो है जनप्रतिनिधियों के पास थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पास या लेजिस्लेटिव असेंबली के पास थी। यही मामला मेन लेकर के सुप्रीम कोर्ट में लोग गए हैं। अब इस मामले में यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है कि ये पहली बार नहीं था कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 में चेंज किया गया है। इससे पहले बहुत सारे टाइम पर भी चेंज किया गया है प्रेसिडेंशियल आर्डर के ही माध्यम से, यानी ऐसा कहा देखा जाए कि प्रेसिडेंशियल आर्डर के माध्यम से पहली बार चेंज हुआ है, तो ये है ही नहीं। तो यूनियन गवर्नमेंट का एक काफ़ी स्ट्रांग पक्ष है कि ऐसा पहले भी हो चुका है। जैसे आर्टिकल 370 क्लाज 1 क्लाज डी में पहले भी स्टेट जो है गवर्नमेंट ने जहाँ आवश्यक समझाता राष्ट्रपति से उन्होंने सहमति द्वारा प्रेसिडेंशियल आर्डर द्वारा कुछ चेंजिंग कराए हैं। इसलिए अगर प्रीवियस जो है प्रेसिडेंशियल आर्डर को देखा जाए तो एक कंट्रोवर्शियल आर्टिकल जो 35A, जैसा कि हम जानते हैं 370 के साथ साथ एक और आर्टिकल था 35A, उसको भी एक्चुअल में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो मतलब देखा जाए जब संविधान बना तो 35A नहीं था, लेकिन उसको जो है बाद में प्रेसिडेंशियल आर्डर से ही ऐड किया गया था। और जो आर्टिकल फर्स्ट है, आर्टिकल 370 है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कोई चेंजिंग किए बगैर ही आर्टिकल 35A को ऐड किया गया था प्रेसिडेंशियल आर्डर से। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रेसिडेंशियल आर्डर को क्वेश्चन मार्क लगाना पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि ऐसा पहले भी वहीं की सरकार जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रही है, उसने किया है। नो डाउट अगर हम बात करें जो आर्टिकल 370 में चेंज किए गए हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न रहा है कि आर्टिकल 367 में चेंज किया गया। यानी सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति, जिसमें उनको पूरे पावर है कि 367 को इंटरप्रेट कर सके, उन्होंने कर दिया, वहाँ से उनको पावर मिल गया और फिर 370 में उन्होंने चेंजिंग कर दिया। तो सबसे बड़ा चेंज यहीं पर आया है। वहाँ के कुछ पिटिशनर का यही कहना है कि यूनियन गवर्नमेंट ने 367 का प्रयोग करते हुए 370 के माध्यम से इनडायरेक्टली उन्होंने वो सारे परिवर्तन कर दिए जो कि डायरेक्टली नहीं कर पा रहे थे। ये पिटिशनर का कहना है। आगे देखा जाए एसिमेट्रिक फेडरलिज्म।
फेडरलिज्म क्या होता है कि अगर कोई देश है फेडरल कंट्री, जैसे भारत फेडरल कंट्री है, पर यहाँ पर संविधान में फेडरल वर्ड यूज नहीं, हम यूनियन ऑफ इंडिया हैं, लेकिन हमारा नेचर जो है फेडरल है। तो फेडरल में क्या होता है, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट होंगे, उनके पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और वो अपने अपने एम्बिट में कार्य करेंगे। तो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं लुइस तिलिन, उनका कहना है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि भारत में एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है। कुछ राज्य कुछ ज़्यादा ही पावर इंजॉय करते हैं, कुछ कम इंजॉय करते हैं गवर्नेंस के केस में। और ये जो है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर देखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे आर्टिकल में ऐसा दिखता है। जैसे आर्टिकल 370 के साथ साथ 371 में भी है, फिर उसके बाद 371 से लेकर के 371J में, जिसमें असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऐसे अन्य सिक्किम, कई राज्यों को अलग अलग पावर दिए गए हैं। तो ये एक एसिमेट्रिक फेडरलिज्म को ही रिप्रेजेंट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने कई सारे डिसीजन में कहा है कि भारत के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें फेडरलिज्म एक पार्ट है, और यानी भारत का जो स्ट्रक्चर है फेडरलिज्म को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। तो अब आगे जो है यही देखना है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजिंग हो रहे हैं धीरे धीरे अमेंडमेंट के माध्यम से। फिर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर मोरल वैल्यू से भरा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट इसको आगे डिसाइड करेगा कि इस केस में क्या किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है रिकैलिब्रेटिंग इंडियाज क्लीन कुकिंग स्ट्रेटजी। तो अगर हम देखा जाए, ये जो लिखे हैं कार्तिक गणेशन जो है, ये फेलो डायरेक्टर जो फेलो हैं फेलो डायरेक्टर है रिसर्च कोऑर्डिनेशन एट द काउंसिल एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर में। अगर देखा जाए, इन्होंने यहाँ पर ये बात डिस्कस किया है कि जो खाना बनाने की पद्धति है भारत में, पहले एक चूल्हे पर बनती थी, लोग पत्ते, लकड़ियाँ, उपले एट्सेट्रा से बनाते थे। पर धीरे धीरे जो है देश में चेंजिंग आई है और अब लोग जो है पेट्रोलियम LPG सिलेंडर की तरफ बढ़े हैं। परंतु LPG सिलेंडर काफ़ी महंगा है क्योंकि हम इसे इंपोर्ट करते हैं, हमारे फॉरेक्स रिजर्व पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो पिछले 15 सालों में देखा जाए तो सरकार ने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रयोग करें, लेकिन अब समस्या यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि LPG महंगा है, फॉरेक्स पर असर पड़ रहा है, तो हमें अब इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम पर जाना चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी से खाना पकाना चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा कि जो ग्रामीण विकास योजना लॉन्च किया गया था 2009 में, वहाँ से रूरल डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी बढ़ाया गया। पहले शहर के लोग LPG का प्रयोग करते थे, पर धीरे धीरे गाँव के लोग करना शुरू कर दिए और 2009 के बाद से धीरे धीरे बढ़ना शुरू। जो 18% था कनेक्शन 2009 में, वो 60% आज के टाइम में पहुँच गया। और 2016 में जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च किया गया, उन्होंने तब से 9.5 करोड़ करीब हाउस होल्ड को LPG कनेक्शन दिया है। इस तरीके से लगभग अब यूनिवर्सल कवरेज हमारे देश में हो चुका है। लेकिन यूनिवर्सल कवरेज होने के बावजूद हम देखते हैं 2023 ऐसा ईयर है कि जब 2022 की तुलना में लगभग 0.5% जो है सिलेंडर की रिफिल लोग कम कराएं, यानी देखा जाए तो प्रयोग को लोग कम करना शुरू किए हैं। इसके पीछे का कारण है अचानक में बहुत ज़्यादा LPG सिलेंडर की प्राइस का बढ़ जाना। तो LPG सिलेंडर के प्राइस बढ़ने की वजह से लोग इसका प्रयोग कम कर रहे हैं, जो कि चिंता की विषय है क्योंकि पर्यावरण को लेकर के सही नहीं है, परंतु घर की फाइनेंशियल कंडीशन के लिए भी ध्यान रखे जानी चाहिए। अगर LPG की बात की जाए तो ये जो है इंडियन हाउस होल्ड में पहले जो है 2020 तक देखा जाए तो 71% तक प्रयोग किया जाने लगा, जबकि 2011 में 33% था। तो 2033% 11 में प्रयोग होते थे, अब 71% घरों में प्रयोग होने लगे हैं। और ये रिसर्च है इंडिया रेजिडेंशियल एनर्जी कंजप्शन सर्वे ने कंडक्ट कराया है और काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर के साथ मिल करके। तब यहाँ पर एक बात सामने आ जाती है कि लोग जो है प्रीफरेंस किसको दें, फाइनेंशियल बैरियर भी तो है। सबसे बड़ी बात है कि हम प्रीफरेंस किसको दें, कुकिंग का मेथड जो हम अडाप्ट कर रहे हैं क्या वो हमारे फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोविड-19 के समय हम जानते हैं कि सरकार ने जो है LPG पर जो दे रहे थे सब्सिडी, उस सब्सिडी को भी कोविड-19 के टाइम पर सरकार ने विड्रॉ कर लिया था।
तो सरकार ने कोरोना के टाइम में सब्सिडी विड्रॉ कर लिया, परंतु उन्हें फाइनेंशियल ईयर 2021 में उन्होंने 3 फ्री सिलेंडर दिए, पर सबको नहीं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो कंज्यूमर थे केवल उनको दिया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से। तो करीब करीब जो है इसका कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ था, लेकिन सरकार ने एक्चुअल में देखा जाए तो इसके अवेयरनेस की कमी थी, या फिर भी जो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस न होने वजह से या कुछ और लोकल लेवल पर अधिकारियों से हर्डल क्रिएट होता है। तो 24 करोड़ सरकार के पास फ्री सिलेंडर थे, लेकिन कुल 14.1 करोड़ ही एक्चुअल में कंज्यूम हो पाए थे। आगे देखा जाए तो सब्सिडी जो है सरकार ने फिर उसमें 200 रुपये अचानक में कट करने की बात कही थी। न्यूज़ मीडिया ने, सरकार ने पूरा डिटेल सही से दिया नहीं, न्यूज़ वाले पूरा 24 घंटा जो है एक ही न्यूज़ दिखाया कि सरकार ने 200 रुपये पर सिलेंडर जो है सिलेंडर के प्राइस कम कर दिए हैं। परंतु बाद में जब समस्या आई, लोग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एजेंसी के पास गए तो पता चला कि नहीं कम हुआ है। तो सरकार ने बाद में क्लेरिफाई किया कि केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कंज्यूमर के लिए हुआ, सबके लिए नहीं हुआ है। तो अगर देखा जाए तो रिफ़िल का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था, और अभी बहुत सारे लोग हैं, जो कि सरकारी डाटा स्वयं शो करता है कि बहुत सारे लोग रिफ़िल नहीं कराते हैं, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के करीब करीब 40% लोग तो रिफ़िल नहीं करवा रहे हैं। ऐसा भी जो है सामने बात आई है। अब यहीं इस आर्टिकल में कहा गया है कि सरकार जो है काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रही है कि जो होम डिलीवरी सिलेंडर कराया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव किया जाए। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बजट देने की आवश्यकता है, सब्सिडी देने की आवश्यकता है। पुअर जो है गैस सिलेंडर कंजप्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज सबसे बड़ा ये आता है कि जो इंडियन हाउस होल्ड हैं उनकी जो प्राइस है सिलेंडर की, एक सिलेंडर एलपीजी की, वो लगभग मई 2020 से अब तक में लगभग दुगुना हो गया है। प्राइस जो है इस समय 1165 रुपये पर सिलेंडर हो गए हैं। इस तरीके से देखा जाए तो वो वायबल नहीं है। और गवर्नमेंट का क्या कहना है कि 2011-12 के टाइम में गवर्नमेंट 20,000 करोड़ रुपए वो लगभग सब्सिडी देती थी, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में वो सब्सिडी देना संभव नहीं है। तो गवर्नमेंट तो सब्सिडी नहीं देने का बात कर रही है। अब इसके साथ ये बात आता है कि तब किया क्या जाए, आखिर नया हमारे पास रास्ता क्या, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। तो अब यहाँ पर एक नया सिस्टम आ रहा है कि हम इलेक्ट्रिक कुकिंग करें, इंडक्शन कुकिंग करें, जिससे कि हमारे गैस सिलेंडर पर निर्भरता कम हो जाए और हम इलेक्ट्रिसिटी पर शिफ्ट हो जाएं। अगर देखा जाए तो जो हम इलेक्ट्रिसिटी पर शिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रिसिटी पर हम खाना पकाएंगे, तो इसमें एक आर्गूमेंट दिया गया इस आर्टिकल में कि लगभग 100% जो है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो चुका है। सरकार ने कहा है पूरे देश में हम 100% इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो चुका है, रूरल हाउस होल्ड में हो चुका है, तो उस पर इस हम शिफ्ट कर सकते हैं। और CEEW का रिसर्च है कि लगभग 8 रुपये पर यूनिट की बिजली कास्ट होने के बावजूद ई कुकिंग जो है LPG सिलेंडर की तुलना में सस्ता होगा, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हो सकता है। पर ये जो है भूल गए हैं कि ये महाशय शहर में रहते हैं, गांव में आज भी बिजली नहीं मिलती है। वो सरकार का झूठा दावा है कि हम 100% बिजली कनेक्शन है और 100% जो है हम बिजली प्रोवाइड 24 घंटा करते हैं, और भारत 2017 से ही इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस कंट्री बन गया है। ये डाटा कहता है कि भारत 2017 से इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस बन गया है, पर फिर भी भारत में इलेक्ट्रिसिटी गांव में 12 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा क्यों मिल रही है? अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस है तो क्या हम इलेक्ट्रिसिटी जा कहाँ रही है? तो इनका एक आर्गूमेंट ये ठीक नहीं है। साथ ही साथ इनका कहना है कि जो शहरों में तो आज लगभग 10% हाउस होल्ड ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक कुकिंग पर शिफ्ट हो चुके हैं, और इसमें जो है रूरल को अगर इंक्लूड किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसमें इन्होंने बहुत ही ख़राब आर्गूमेंट दिया है। इसको करने के लिए क्या करना चाहिए? सरकार को LPG सिलेंडर का दाम और भी बढ़ाने चाहिए, जिससे कि लोग इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम पर शिफ्ट हो जाएं। ये बहुत ही घटिया आइडिया है, मैं यहीं पर बोल रहा हूँ और आगे भी कहूँगा। और इस तरीके से इनका कहना है कि डिमांड जो है घट जाएगी और लोग धीरे धीरे डिस्प्लेस हो जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ चूल्हा बाई ई कुकिंग वुड आल्सो अवॉइड क्लाइमेट पोल्यूटेंट रिलीज। अब इनको क्लाइमेट चेंज की चिंता हो रही है। जब ये आर्टिकल लिख रहे हैं तो ये AC में बैठ कर लिखे होंगे, और ऑफिस में जाते हुए घर में भी परफ्यूम और पता नहीं क्या क्या लोग यूज करते हैं, परफ्यूम यूज करते हैं,
और रूम फ्रेशनर यूज करते हैं, सेंट यूज करते हैं, ये सब सबसे बड़ा पोल्यूटेंट हैं, पर वो चीज़ नहीं दिखती है क्योंकि ये प्रयोग कर रहे हैं। और इनका कहना है गैस सिलेंडर नहीं प्रयोग होगा, चूल्हा प्रयोग नहीं होगा तो पर्यावरण को बहुत अच्छा रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं आर्टिकल में जो कि बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं दिखता है, क्योंकि भारत में इलेक्ट्रिसिटी का अभी भी लोगों को घर पर बिजली के बल्ब जलाने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए भी पर्याप्त लाइट नहीं मिल रही है। और ये खाना पकाने वाली व्यवस्था हमें तो अफोर्डेबल प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं लग रहा है, फ्यूचर में हो सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है चिप टैक्टिस। भारत में जैसा देखा हम देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी पिछले महीने उन्होंने 21 जून को यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया की स्टेट विजिट किया, फिर यूनाइटेड नेशन में भी गए थे जहां पर उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे पर स्पीच दिया था। अगर बात की जाए तो वहीं पर सेमीकंडक्टर जो माइक्रॉन कंपनी है अमेरिकन की, वहीं पर उन्होंने एग्रीमेंट हुए थे और कुछ और कंपनियों के साथ एग्रीमेंट हुए थे। तो गवर्नमेंट ने जो है अब यहाँ पर एक नया जो स्ट्रेटजी अपनाया है कि हम जो है ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएं भारत में, और इसके लिए उन्होंने जो है काम किया है। तो इसी प्रयास में देखा जाए तो एक आर्टिकल है कि चिप जो बनेगा भारत में उसकी क्या क्या शर्तें होंगी, क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या जो है कंपनियां अपना जो है पक्ष रखेंगे, और उन्हें वो कंपनी स्थापित करने से पहले वो क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर देखा जाए तो सरकार ने जो है कारपोरेशन टैक्स को कहा है कि वो कम कर देंगे, और साथ ही साथ कहा है कि जो भी माइक्रो चिप कंपनियां हैं, जो भी सेमीकंडक्टर चिप बनाने की कंपनियां होंगी, जो सेमीकंडक्टर प्रोग्राम इस्टेब्लिश करेंगे देश में, उन्हें 50% फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देंगे। यानी सरकार कारपोरेशन टैक्स भी कम करेगी, उन्हें इंसेंटिव भी देगी, इंसेंटिव ऑफर किया जाएगा कि प्रोडक्शन को बढ़ाया सके, और यहाँ पर कंपनी स्थापित करेंगे तो उन्हें 50% फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। तो इस तरीके से सरकार जो पूरे इन्वेस्टमेंट का 50% स्वयं बियर करने के लिए तैयार है। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका की विजिट किए थे तो वहाँ पर कुल जो है करीब 2.75 बिलियन यूएस डॉलर का डील हुआ था। यानी माइक्रॉन कंपनी है, कुछ और भी कंपनियां हैं जिन्होंने कहा कि वो गुजरात में ला करके एक कंपनी फैसिलिटेट करेंगी, बनाएंगी, और जो यूएस बेस्ड माइक्रॉन कंपनी उसमें मेन है। और उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो है ये काफ़ी बड़ी कंपनी बनाएगी जो इसमें जो है मार्केटिंग, असेंबली का काम, टेस्टिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग, सारी फैसिलिटी एक ही जगह अवेलेबल होगी। ऐसा चीज़ें जो है चर्चा में हैं। अब आगे देखा जाए तो यहाँ पर कुछ कंडीशन है, जैसे कंपनियाँ क्या चाहेंगी, कंपनियों के साथ साथ जो है देश क्या चाहता है। देश की सबसे बड़ी समस्या है कि हम बहुत ज़्यादा चिप पर या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर चाइना डिपेंडेंट है। तो चाइना की जो स्ट्रेटजी है वो बहुत गलत दिशा में जा रही है। तो इसलिए सभी देश चाह रहे हैं कि उनके पास एक ऐसा कोलैबोरेटिव या फ्रेंड शोरिंग अरेंजमेंट हो जिससे कि अगर भविष्य में कोई समस्या न होने पाए। इसलिए वो अलग अलग तरीके से इन्वेस्टर को तलाश रहे हैं। और भारत में जो है करीब 52 बिलियन यूएस डॉलर की फाइनेंसिंग सपोर्ट की बात की गई। 52 करोड़ भारत ने, यूएस ने किया था, लेकिन यूएस ने 2021 में कहा कि वो 52 बिलियन फाइनेंस करेगा, लेकिन फाइनली उसने किया नहीं। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत ने 10 बिलियन जो है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत दिया था, यानी 10 बिलियन यूएस डॉलर वो दे दिया 2021 में। और फिर 20 मिलियन जो है 20 मिलियन यूएस डॉलर जो है वेंचर अनाउंस किया था वेदांता एंड फॉक्सकॉन लास्ट ईयर। तो फॉक्सकॉन कंपनी है अमेरिकन और वेदांता इंडियन कंपनी है। इन लोगों ने कहा कि हम 20 मिलियन वेंचर कैपिटल फंड बनाएंगे, वहाँ से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। बाद में उन लोगों ने भी कुछ अभी तक तो किया ही नहीं है। आगे देखा जाए, जो माइक्रॉन कंपनी है उसने जो है कुछ चीज़ें देखा है, जैसे कि जब यहाँ पर वो कुछ चीज़ें तलाश रहे हैं कि क्या क्या उनके जो है कंपनी लगाने के बाद समस्याएं तो नहीं आ जाएंगे। जैसे कि वहाँ पर स्टेबल ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट हो, जो कंपनी एक बार बन जाए तो ऐसा ना हो कि उसके पॉलिसी में, क्लाज में कुछ चेंजिंग आ जाए और वहाँ पर उन्हें समस्या का सामना करना पड़े। इसलिए पॉलिसी फ्रेमवर्क को काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उसमें अमेंडमेंट की चांसेस कम हो, साथ ही जो एयर डेविएशन बहुत कम हो, फिर एक्सपोर्ट कर्व ना हो, एक्सपोर्ट पर बैन न लगा सके, और साथ ही साथ जो है शॉर्टेज, एक्सपोर्ट पर बैन करके शॉर्टेज को, विदेश में शॉर्टेज क्रिएट कर दे, भारत में सरप्लस हो जाए, इस तरीके की चीज़ें न हो पाए। तो कंपनियां जो है तलाश रही हैं कि उनको फुल अपने अकॉर्डिंग फुल सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिलेगा तब वो आएंगी।
ऐसा कंपनियां भी अपना तलाश रही हैं। आगे देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर एश्योरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द ग्लोबल चिप सप्लाई चेन नीड्स टू बी मैच्ड बाय एक्टिंग टू एस्यूज सच कंसर्न। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये पहले ही कहा रहा है कि हम एश्योरेंस देखते हैं कि कोई भी ऐसी कंसर्न को लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो है कंपनियों के सारे हितों का ध्यान में रखा जाएगा और साथ ही साथ एक्सपोर्ट वो करना चाहेंगी तो एक्सपोर्ट में भी उनको प्रमोट किया जाएगा। इसलिए इस तरह के कोई कंसर्न को न पालें और भारत में आकर के चिप मैन्युफैक्चरिंग करें। तो ये था आज का आर्टिकल। एक आर्टिकल और है जो कि भारत से संबंधित नहीं है, भारत के एक समस्या से संबंधित है। जैसे कि भारत आतंकवाद से ग्रसित देश है और आतंकवाद प्रपोज कौन करता है? पाकिस्तान। लेकिन अब स्थिति उलट गई है, अब पाकिस्तान खुद ही आतंकवादियों से जूझ रहा है। तो हम देखते हैं कि कुछ समय पहले जो है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में एक सुसाइड बम द्वारा अटैक हुआ है जिसमें 54 लोग मारे गए और 200 लोग काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए। तो इस आर्टिकल में यही कहा गया है, एक्चुअल में पाकिस्तान के रेफरेंस में लिखा गया है किस तरीके से पाकिस्तान ने पहले आतंकवादियों को पाला, फिर अफ़गानिस्तान में जो है वहाँ की सरकार जो है तालिबानियों ने छीन लिया और अब वहाँ पर जो है कुछ ऐसी कंडीशन पैदा हो गए हैं जहाँ पर वो पाकिस्तान खुद जूझ रहा है। तो यानी वहीं के आतंकवाद के बारे में इस आर्टिकल में कहा गया है, भारत से संबंधित कोई बात इसमें नहीं है। तो हम इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।